डियर स्टूडेंट, वेलकम टू देवरिया प्राइवेट ITI। पिछले वीडियो में हम लोग हीट एंड टेम्परेचर के बारे में अध्ययन किया था, जिसमें हमने हीट को कवर कर लिया है। आज के वीडियो में हम टेम्परेचर को पढ़ेंगे कि टेम्परेचर होता क्या है, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं और इसके यूनिट क्या होते हैं, और रिलेशन बिटवीन टेम्परेचर, जो अलग अलग टेम्परेचर को मापने की यूनिट होती है, उनमें संबंध क्या होता है। इन सारे चीज़ को हम इस माध्यम में, इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे तापमान। तापमान क्या होता है, जिसे हम टेम्परेचर कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेचर। अब ये टेम्परेचर होता क्या है, आप जानते हैं कि क्या, अगर दो वस्तुएं हैं, उसमें दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है, यानी एक गर्म है और एक ठंडा है, तो आप उसे जब टच करते हैं तो पता चलता है कि ये ज़्यादा गर्म है और एक कम गर्म है। इससे पता चलता है कि जो ज़्यादा गर्म है उसमें ऊष्मा अधिक है और जिस कम गर्म है उसमें ऊष्मा कम है। तो यही चीज़ हमारा तापमान को दर्शाता है। तापमान क्या है? एक भौतिक राशि है जिसे पता चलता है ऊष्मा का प्रवाह किधर हो रहा है। ये ऊष्मा के प्रवाह को बताता है। अगर दो वस्तुओं का तापमान अलग अलग है तो तापमान से ऊष्मा का जो ट्रांसफर होगा वो हमेशा अधिक तापमान वाले वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ होता है। अगर दोनों वस्तुओं का टेम्परेचर सेम है तो वहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, यानी उसमें ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा, और ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं साम्य अवस्था, यानी साम्य टेम्परेचर कहते हैं। जैसे हमारा क्या है, कोई एक बॉडी ये है और एक बॉडी हमारी ये है। अगर दो बॉडी है, दोनों का टेम्परेचर अलग अलग है। इसका टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस है और इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस है। तो आपको क्या देखने को मिलेगा, जब इसे टच करेंगे तो आप यहाँ जल्दी ज़्यादा गर्मी का महसूस होगा, और इसको जब टच करेंगे तो कम गर्मी की महसूस होगा। इसका मतलब इस तापमान वाली वस्तु में ऊष्मा अधिक है और इस तापमान वाली वस्तु में ऊष्मा कम है। जब इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो आप देखते हैं ये 50 वाला था, ये 40 वाला था, तो ऊष्मा का ट्रांसफर अधिक तापमान वाली वस्तु से कम तापमान वाली वस्तु की तरफ होगा। और ये कब तक होगा? जब तक कि दोनों का टेम्परेचर सेम ना हो जाए। अगर जब दोनों का टेम्परेचर सेम हो जाता है तो ऊष्मा का प्रवाह रुक जाता है। यानी अगर ये इसमें ट्रांसफर कर दे रहा है, तो अगर ये 45 का हो गया टेम्परेचर और ये बॉडी भी हमारी 45 का हो जाएगा, तो हमारा देख रहे हैं कि दोनों का टेम्परेचर क्या होगा, इक्वल हो गया। यहाँ से ऊष्मा जो ट्रांसफर हो गई तो क्या हो गई, रुक जाएगी, अब ऊष्मा का ट्रांसफर नहीं होगा। तो यही हमारा टेम्परेचर बताता है कि ये प्रवाह की दिशा बताता है कि तापमान किधर से किस वस्तु की तरफ जाएगी। वही हमने कहा कि तापमान वह भौतिक राशि है जो ये बताती है कि ऊष्मा का प्रवाह किस वस्तु से किस वस्तु की तरफ हो रहा है। तो ये तो डिफिनेशन था तापमान का। अब हम देखेंगे तापमान के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ पद होते हैं। उस चीज़ों को हम जान लेंगे कि उससे संबंधित क्या क्या टर्म होते हैं। तो तापमान से संबंधित कुछ टर्म होते हैं, जैसे हम कहते हैं क्वथनांक। क्या कहते हैं? क्वथनांक कहते हैं, जिसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक बिंदु। क्या कहेंगे? क्वथनांक बिंदु, जिसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। क्या कहेंगे? बॉइलिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब आप किसी वस्तु को ऊष्मा देते हैं तो ऊष्मा देने से क्या होता है, उस वस्तु का टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है। क्या होता है? बढ़ना शुरू होता है। उसको कैसे आप समझेंगे, आइए हम देखते हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जैसे हम यहाँ पे कोई एक कंटेनर ले लिए। कंटेनर क्या होता है?
ये हमारा एक बर्तन होता है और इस बर्तन में कुछ लिक्विड भर लिए। क्या भर लिए? लिक्विड भर लिए। इस लिक्विड को जब उष्मा दिया जाता है, क्या दिया जाता है? उष्मा दिया जाता है, यानी इसे जब गर्म किया जाता है तो इस लिक्विड का होता है जो टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर जो होता है वो क्या होगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी अगर ये 10 डिग्री सेल्सियस पे है तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा और बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। ये कहाँ तक जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस तक। और फिर भी हम क्या करें? इस लिक्विड को, इस द्रव को उष्मा दे रहे हैं, तब उष्मा अब क्या करेगी? इसमें जो उष्मा जाएगी अब इसको वेपराइज करना शुरू कर देगी, यानी वाष्पन करना शुरू करेगी। यानी ये लिक्विड क्या होगा? अब उबलना शुरू हो जाएगा। यानी क्या करेगा? ये उबलेगा। तो इसी बिंदु पर क्या होगा? ये लिक्विड उबल रहा है, तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इसी पॉइंट को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट, जिसे कहते हैं क्वथनांक बिंदु। तो क्वथनांक बिंदु क्या होता है कि जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगता है या वाष्प में बदलने लगता है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं? क्वथनांक बिंदु कहते हैं। चलो अगला टर्म क्या है हमारा? अगला टर्म है हमारा फ्रीजिंग पॉइंट, यानी जमाव बिंदु। क्या कहते हैं? जमाव बिंदु। जमाव बिंदु जिसको कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट। और फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? इस चीज को समझिए। फ्रीजिंग का मतलब होता है जमना, और यहाँ ये क्या लिखा है? जमाव। तो जब जिस टेम्परेचर पर कोई द्रव लिक्विड से सॉलिड अवस्था में आ जाता है, उस पॉइंट को हम कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। आप क्या देखते हैं? जैसे आप कोई बॉटल है, इस बॉटल में आप क्या करते हैं? पानी भर लेते हैं। क्या भरते हैं? पानी भर लेते हैं। तो जब पानी भरते हैं तो इसका टेम्परेचर क्या होता है? कुछ ना कुछ इसका टेम्परेचर होगा। मान लीजिए पानी 20 डिग्री सेल्सियस पे है। क्या है? 20 डिग्री सेल्सियस पे है। और इस जब बॉटल को आप किसी फ्रिज में रख देते हैं, कहाँ रखेंगे? फ्रिज में रख देंगे, तो क्या होगा? इसका टेम्परेचर क्या होगा? घटना शुरू हो जाएगा। ये टेम्परेचर 20 से 19 आएगा, 19 से 18 आएगा, 18 17 15 10 9 8 7 ऐसे आके कितने पे जाएगा? 0 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा। क्या होगा? 0 डिग्री सेल्सियस। और जब इसमें से और उष्मा निकलती जाएगी, ये टेम्परेचर क्यों गिर रहा है? क्योंकि इसमें से उष्मा क्या हो रहा है? ये बाहर निकल रहा है। तो हम क्या बताए थे? जब किसी बॉडी से उष्मा निकलती है तो उसका टेम्परेचर क्या होगा? गिरेगा। ये तो आपको मालूम होगा। और जब उस बॉडी में उष्मा दिया जाए तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो इसको क्या करना है? फ्रीजिंग करना है। तो इसमें से उष्मा को निकालेंगे। तो जब उष्मा निकालेंगे तो इसका टेम्परेचर घटना शुरू हो जाएगा और 0 डिग्री सेल्सियस पे आता है। और 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या बनता है? आइस बन जाता है। क्या बन जाता है? आइस बन जाता है, जिसको हम बर्फ कहते हैं। और बर्फ क्या होता है हमारा? ये सॉलिड होता है। क्या होता है? सॉलिड फॉर्म होता है। आप देख रहे हैं पहले हमारा क्या है? ये लिक्विड था और बाद में क्या हो गया हमारा? ये ठोस रूप धारण कर लिया। ये क्या हो गया? ठोस रूप धारण कर लिया। तो हमारा ये ठोस रूप कब धारण किया? इस 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या है? ये लिक्विड इससे द्रव से ठोस अवस्था में आ गया। तो इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। और ये हर लिक्विड के लिए अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि हर लिक्विड के लिए जो फ्रीजिंग पॉइंट हो वो 0 होता है। तो हम अलग अलग इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? आप एक बार और इसको समझ लीजिए। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वह अवस्था है जो उस लिक्विड को सॉलिड अवस्था में चेंज कर देता है, वही फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। यानी किस टेम्परेचर पे हो रहा है? तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे? इस 0 डिग्री को फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। चलिए अगला पॉइंट जो हम देखते हैं, अगला पॉइंट हिमांक बिंदु। इसको हिमांक बिंदु कहते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा गलनांक है। क्या है? गलनांक, जिसको कहते हैं गलनांक बिंदु। क्या कहते हैं? गलनांक बिंदु।
यानी इसको कहेंगे मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग मतलब क्या होता है? मेल्ट मतलब होता है पिघलना। मेल्ट मतलब पिघलना। तो पिघलना का मतलब क्या है? मेल्टिंग पॉइंट क्या है? हमारी कोई ऑब्जेक्ट है मतलब कोई वस्तु है, और किस रूप में है? ये ठोस रूप में है। ये किस में है? ठोस है। अब हमको मेल्टिंग पॉइंट निकालना है, तो इसको ठोस से द्रव में कन्वर्ट करना है। तो द्रव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? हम इसको उष्मा देंगे। क्या देंगे? उष्मा। तो ये हम क्या करें? इसको उष्मा दे रहे हैं। तो उष्मा जब देंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ने लगेगा। क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा। पहले इसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर होगा, जब इसको उष्मा दिया जा रहा है तो ये क्या होगा? इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और बढ़ते बढ़ते क्या होगा? एक ऐसा अवस्था आएगा कि अब ये क्या होगा? ये लिक्विड फॉर्म में आना शुरू कर देगा। किस फॉर्म में? ये लिक्विड फॉर्म यानी द्रव अवस्था में आना शुरू कर देगा। तो जिस टेम्परेचर पर ये ठोस से द्रव में बदलना शुरू होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। क्या कहेंगे? मेल्टिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? वह निश्चित तापमान जिस पर कोई ठोस वस्तु द्रव में बदलना शुरू करता है, वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। और मेल्टिंग पॉइंट हर वस्तु का अलग अलग होता है। जैसे हम क्या करें? कोई एल्युमिनियम का टुकड़ा ले लें, ये हमारे एल्युमिनियम का टुकड़ा है। कोई हम कांपर का टुकड़ा ले लें, कांपर यानी ये हमारा कांपर का टुकड़ा है। कोई हम टीन का टुकड़ा ले लें, ये टीन है हमारा। तो ये क्या है? ठोस अवस्था में। ठोस अवस्था में जब इसको गर्म करेंगे तो सबका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये हमारा एल्युमिनियम जो होता है, ये 660 डिग्री सेल्सियस पे क्या होगा? द्रव अवस्था में बदल जाएगा। कांपर जो होता है 1083 डिग्री सेल्सियस पे द्रव अवस्था में आता है। और टीन जो है ये 232 डिग्री सेल्सियस लमसम कि ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसका मतलब टीन को हम जब गर्म करेंगे तो जैसे ही टीन का तापमान 232 डिग्री सेल्सियस जाएगा, ये किस में आ जाएगा? ये लिक्विड रूप में आ जाएगा, यानी द्रव में आ जाएगा। ये हमारा कांपर है, तो जब इसको गर्म करेंगे, उष्मा देंगे, और जब उष्मा 1083 पहुंचेगा तो ये क्या होगा? ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। इसी तरह एल्युमिनियम देख रहे हैं, इसको जब गर्म करेंगे तो 660 जब पहुंचेगा ये द्रव अवस्था में आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि हर मेटल का यानी हर पदार्थ का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? अलग अलग है। तो ये क्या है? तो वही हम कह रहे हैं कि जिस ताप पर कोई ठोस द्रव अवस्था में आ जाता है, उसी को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो ये हमारा 232 क्या है? मेल्टिंग पॉइंट है। किसका? टीन का। 1083 मेल्टिंग पॉइंट है। किसका? कांपर का। 660 मेल्टिंग पॉइंट है। किसका? एल्युमिनियम का। इसी तरह स्टील का होता है 1500 होता है, टंगस्टन का होता है 35 का होता है। तो ये हम क्या करें? बर्फ की बात कर रहे हैं। बर्फ। तो बर्फ क्या होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस पे सॉलिड हो। क्या है? ये बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे ठोस अवस्था है, और जब इसको उष्मा और दिया जाता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या होता है? ये 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा क्या होता है? ये पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना हो गया? ये 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो यहाँ से पूछा जाए बर्फ का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है? तो 0 डिग्री सेल्सियस। ये आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा। अगला हमारा पॉइंट क्या है? वो वाष्पीकरण है। क्या है? वाष्पीकरण। जिसको कहते हैं वेपराइजेशन। कहते हैं वेपोराइजेशन, वाष्पीकरण। तो वाष्पीकरण क्या होता है? ये जब भाप में बदलना शुरू कर देता है, क्या करता है? भाप में बदलना शुरू कर देता है, उसी को हम कहते हैं वेपोराइजेशन। क्या कहते हैं? वेपोराइजेशन। तो क्या है? ये हमारा कोई कंटेनर है। कंटेनर मतलब बर्तन। अब इस बर्तन में हमारा कोई क्या है? लिक्विड रखा हुआ है। ये हमारा क्या है? कोई लिक्विड है, इसका मतलब द्रव है। ये द्रव भरा हुआ है। तो इस द्रव का हमको क्या निकालना है? वेपोराइजेशन निकालना है।
तो इस द्रव को वाष्प में बदलने के लिए आप क्या करेंगे? आप कहेंगे कि हम इसको गर्म करेंगे, तो गर्म करने का मतलब इसको आप उष्मा देंगे। क्या करेंगे? उष्मा जब देंगे तो इसका क्या होगा? टेम्परेचर क्या होगा? बढ़ेगा कि घटेगा? तो आप कहेंगे इसका जब उष्मा दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और जब उष्मा लेते तो टेम्परेचर घटता। तो हम इसको उष्मा दे रहे हैं तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जब टेम्परेचर बढ़ते बढ़ते एक ऐसा टेम्परेचर आएगा जिसमें क्या होता है, ये वाष्प में बदलना शुरू हो जाता है। वाष्प में, जैसे आपका होता है, आपको सर्दी जुकाम हो जाता है, तो जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या करता है, आपको वाष्प लेने को कहता है भाप लीजिए। या घर में आप क्या करते हैं, जब सर्दी जुकाम हो जाता है तो आप भाप लेते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, आप एक बर्तन लेते हैं, उसमें पानी भरते हैं और उस बर्तन को हीट करते हैं, जिससे पानी क्या होता है, गर्म होने लगता है। तो जब उष्मा में जाती है तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है कि अब ये भाप बनना शुरू हो जाता है। आप जैसे पानी को गर्म करें तुरंत भाप लेना नहीं स्टार्ट हो जाता है, कुछ समय बाद ही वो भाप बनना शुरू होता है। तो ये हमारा कितना, जब 100 डिग्री सेल्सियस अगर ये पानी है तो 100 डिग्री सेल्सियस बन जाएगा, तब ये पानी क्या करेगा, अब उड़ना शुरू कर देगा, यानी भाप बनकर उड़ेगा। उसी को हम कहते हैं वेपोराइजेशन पॉइंट। ये हमारा क्या है, ये हमारा वेपोराइजेशन पॉइंट है। वेपोराइजेशन पॉइंट है। तो आपको समझ में आ गया कि वाष्पीकरण क्या होता है। वाष्पीकरण मतलब कोई द्रव जिस ताप पर भाप में बदलना शुरू करता है उसी को हम वेपोराइजेशन कहते हैं, यानी वाष्पीकरण बिंदु कहते हैं। तो हमारा ये पानी के लिए वाष्पीकरण बिंदु कितना है, 100 डिग्री। मुझे आशा है आपको समझ में आया होगा। अगला हमारा पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है संघनन। क्या कहते हैं, संघनन या द्रवीकरण, जिसको कहते हैं संघनन का मतलब होता है कंडेंसेशन। क्या होता है, कंडेंसेशन या लिक्विडिफिकेशन। अब ये संघनन क्या होता है? संघनन का मतलब होता है कि वाष्प से द्रव अवस्था में बदलना संघनन कहलाता है। आप ये चीज सब जानते हैं आप, लेकिन इसे आप ध्यान नहीं देते हैं, आप उस चीज को समझ नहीं पाते हैं। देखे सब चीज है, जानते सब चीज है। आइए हम समझाते हैं कि एक कंडेंसेशन क्या होता है। हमने क्या बताया पिछले वीडियो में कि ये हमारा बर्तन है। क्या है, ये बर्तन है। इस बर्तन में हमारा कोई लिक्विड भरा है। अभी आपको बताया हम कि वेपोराइजेशन क्या होता है। सेम वेपोराइजेशन का उल्टा हमारा क्या होता है, ये कंडेंसेशन होता है। क्या होता है, वेपोराइजेशन का उल्टा क्या होता है, कंडेंसेशन होता है। तो ये क्या होगा, ये हमारा बर्तन था, जब इसको उष्मा दे रहे थे तो उष्मा देने से क्या होता है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो ये पानी किस में कन्वर्ट हो रहा था, ये पानी एक गैस में या वाष्प में ऐसे कन्वर्ट हो रहा था ये। अब ये तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वेपोराइजेशन कह रहे हैं। हम क्या करें, इसको एक ढक्कन द्वारा इस ढक दिए। क्या कर दिए, कोई इसको ढक्कन द्वारा ढक दिए। तो आप देख रहे हैं ये जो भाप बन के जाएगा ये यहाँ पे जाके टकराएगा, और टकराने के बाद जब इसको गैस को बंद कर देते हैं तो ये जो भाप बन के जाता है यहाँ पे रुक जाता है, और ये क्या होता है, ठंडा होना शुरू कर देता है। तो ये देख रहे हैं यहाँ से क्या हो गया, ये गैस गया था। आप यहाँ देखते हैं बर्तन को जब ढक्कन उठाते हैं तो पानी वहाँ दिखता है। इस बर्तन के जो ढक्कन का निचला सिरा है, सतह है, वहाँ पे आपको पानी दिखेगा कि बूंद बूंद की तरह दिख रहा है। तो क्या होता है, पहले तो गैस रूप में गया, तो गैस रूप में अब यहाँ इसमें आ गया, द्रव रूप में आ गया। तो ये हमारा क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, इसी को हम संघनन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, संघनन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। कंडेंसेशन कहते हैं, यानी कंडेंसेशन मतलब क्या होता है, जिस निश्चित ताप पर कोई वाष्प द्रव अवस्था में बदलना शुरू करता है उसको हम संघनन कहते हैं, और उस बिंदु को संघनन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन पॉइंट। दूसरा चीज क्या देखने को मिलता है, आप क्या कहते हैं, गर्मी के मौसम में देखते हैं
कि कोई पानी होता है, कहीं गड्ढा है और वहाँ पानी लगा होता है। पानी क्या होता है? लगा होता है। जब यहाँ पे हीट मिलता है इसको, कहाँ से? सूर्य से। जब सूर्य से इसको गर्मी मिलती है तो पानी क्या होता है? वहाँ पानी नहीं दिखता है। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये वाष्प बनकर उड़ गया। क्या हो गया? ये वाष्प बनकर पानी उड़ जाता है और पानी वहाँ पता चलता है सूख गया। ये पानी कहाँ गया? ये ऊपर गया और ऊपर जाके क्या होता है? ये ठंडा होता है। जैसे ऊपर जाके इन्वायरमेंटल ठंडा हो जाता है तो अब ये वाष्प क्या होगा? अब लिक्विड में आना शुरू कर देगा और ये क्या होगा? बादल का रूप धारण कर लेता है। क्या करता है? यही संघनित होकर ये बादल का रूप धारण कर लेता है और जब ये ज्यादा भारी होता है ये पुनः एक वर्षा के रूप में, बूंद के रूप में नीचे गिरने लगता है, जिसको कहते हैं बारिश। क्या कहते हैं? जिसको आप बारिश कहते हैं। तो बारिश इसी कारण होता है कंडेंसेशन के माध्यम से, कि गर्मी में वहाँ पे पानी वाष्प बन के उड़ता है, ऊपर जाके उसका कंडेंसेशन होता है और कंडेंसेशन के बाद वो वाष्प क्या होता है? पानी का रूप धारण कर लेता है और पानी जब नीचे आता है तो आप कहते हैं बारिश होता है। इसी को हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। हमारे टेम्परेचर मापने के लिए कुछ टर्म्स थे, पद थे, जिनको हमको जानना जरूरी है। अब हम आते हैं कि तापमान मापने की इकाई क्या होती है, यानी तापमान मापने की इकाई, मापने की इकाई, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तापमान मापने की इकाई क्या होती है? अब ये इकाई क्या होती है? आप क्या जानते हैं? किसी भी चीज को मापने के लिए कुछ पैमाना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी भी यूनिट को, किसी भी क्वांटिटी को, राशि को मापने के लिए आपको कुछ मात्रक की आवश्यकता होती है, उपकरण की आवश्यकता होती है, जिसे हम यूनिट कहते हैं। जैसे हम कहें कि हमको वजन नापना है। क्या नापना है? वजन। वजन को नापने के लिए आप क्या करेंगे? मीटर यूज करेंगे? कहेंगे आप नहीं, ये तो मीटर से हम तो दूरी को नापते हैं। तो वजन नापने की इकाई आपकी मीटर नहीं होगी। वजन को आप किस में नापेंगे? किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। तो यही आपकी क्या होगी? इस वजन की यूनिट होगी। आप कहेंगे इसको हम तापमान में नापेंगे, यानी 20 डिग्री सेल्सियस में नापेंगे। ये आपका यूनिट नहीं है। यूनिट का मतलब होता है किसी भी क्वांटिटी को मापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है वही हमारा क्या होता है? यूनिट होता है। हम कहें कि कोई कमरा है और इसकी लंबाई नापने हैं, तो आप क्या कहेंगे? 5 केजी है? तो नहीं, ये तो केजी हमारा किसका है? ये तो किलोग्राम हमारा वजन का है और हमको नापना है क्या? दूरी नापना है। क्या नापना है? दूरी। तो दूरी को आप नापने के लिए आप क्या करेंगे? मीटर। तो इसका इकाई क्या हो गया? मीटर। मुझे आशा है आपको यूनिट समझ में आ गया होगा कि यूनिट किसे कहते हैं। अब इसी चीज को हम यहाँ ला पाएंगे कि तापमान मापने के लिए हम किससे नापेंगे। तो क्या आप तापमान मापने के लिए किलोग्राम से नाप सकते हैं? नहीं। मीटर से नाप सकते हैं? नहीं। तो आप जिसका इस्तेमाल करेंगे वही हमारा क्या होता है? यूनिट होता है। तो यूनिट क्या होता है तापमान का? तो आइए हम इसको जानते हैं। तापमान मापने की इकाई हमारी क्या है? तो तापमान मापने की इकाई हमारा क्या है? सेंटीग्रेड है। सेंटीग्रेड है, यानी डिग्री सेल्सियस, जिसको कहते हैं डिग्री सेल्सियस कहते हैं। दूसरा क्या हमारा क्या है? फारेनहाइट होता है। फारेनहाइट होता है, ये इससे डिनोट करते हैं, दर्शाते हैं। और इसके अलावा क्या है हमारा? केल्विन है। क्या है? केल्विन है, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं। और अगली जो हमारे र्यूमर है, क्या है? र्यूमर, जिसको हम आर से लिखते हैं और यहाँ ये चीज बनाते हैं। तो आप देख रहे हैं ये सब क्या है? तापमान मापने की इकाई है। ये क्या है? तापमान मापने की इकाई है। ये हमारा क्या है? ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, 4 हो गया। तो तापमान मापने की कितनी इकाई है? 1, 2, 3 और 4। सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर। ये हमारा क्या है? ये हमारा पैमाना है।
ये क्या है, पैमाना है, और ये क्या हमारा यूनिट है यानी इकाई है। क्या है, मतलब इसकी प्रतीक है, क्या कहेंगे, प्रतीक यानी सिंबल। ये हमारा सिंबल है, ठीक। यानी ये पैमाना है कौन कौन सा, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन और रीमर, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो डिग्री सेल्सियस को ये सी लिखते हैं, यहाँ 0 इसको डिग्री सेल्सियस पढ़ते हैं, यहाँ एफ है फारेनहाइट है, इसको डिग्री फारेनहाइट पढ़ेंगे। ये के लिखा है, क्या लिखा है, के लिखा है, इसको हम केल्विन पढ़ते हैं, और ये डिग्री केल्विन पढ़ते हैं, इसको क्या पढ़ते हैं, डिग्री केल्विन। ये के लिखा आर लिखा है, इसको रीमर कहते हैं, और इसको पढ़ते हैं डिग्री रीमर। तो आपकी तापमान मापने कितनी इकाई हुई, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट, केल्विन और रीमर। तो आप 4 यूनिट में तापमान को नाप सकते हैं। जैसे फारेनहाइट आप थर्मामीटर यूज करते हैं, उसमें 2 पैमाना होता है, डिग्री सेल्सियस भी होता है और फारेनहाइट भी होता है। एक साइड पर फारेनहाइट में अंकित होता है और एक साइड में डिग्री सेल्सियस में लिखा होता है। हम एक एक चीज को यहाँ पढ़ेंगे कि डिग्री सेल्सियस क्या होता है, फारेनहाइट क्या होता है, केल्विन क्या होता है, रीमर क्या होता है, और आपस में इसमें संबंध क्या होता है। तो सब चीज को हम इसमें कवर करेंगे। आइए सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सबसे पहले हमारा क्या है, सेंटीग्रेड। सेंटीग्रेड होता क्या है, तो सेंटीग्रेड हमारा तापमान मापने की इकाई है। सबसे पहला पॉइंट कि हमारा डिग्री सेल्सियस जो है ये क्या है, तापमान मापने की इकाई है। क्या है, तापमान मापने की इकाई है। अब ये क्या होता है, जैसे कोई चीज है, ये हमारा है, और इसको टेम्परेचर यहाँ पे 0 होता है, और ऐसे इसको 100 भाग में डिवाइड कर दें। क्या करें, 100 भाग में डिवाइड करें। तो इसको 100 भाग में जब डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 100 खंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 100 ऐसे खंड हो जाएंगे। ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3, 4, 5, 6 ऐसे बढ़ के 100 हो जाएगा। तो अगर किसी पैमाने को 100 भागों में डिवाइड कर दिया जाए तो उसका एक खाना जो होता है वो कितने, 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। क्या होता है, 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। इसी को हम कहते हैं, ये तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। तो ये 1 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। और इतने ही डिस्टेंस को हमको फारेनहाइट में मापना हो तो क्या करेंगे, इसी डिस्टेंस को हम क्या करें, ये पहले 100 भाग में डिवाइड किए थे, कितने भाग में, 100 भाग में। अब इतने ही दूरी को हम क्या करें, 180 भाग में डिवाइड कर दें। ये क्या करें, 180 भाग में डिवाइड कर दें। यही हमारा क्या है, ये टोटल 180 भाग हो गया। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इतना ही दूरी, ये 100 भाग में हो गया, इतना ही दूरी ये 180 भाग में हो गया। जैसे कहने का मतलब है, ये कोई ये लाइन है, ये एक पॉइंट है और बी पॉइंट है। तो आप इसको जब 2 भाग में करेंगे तो यहाँ से कर देंगे, एक भाग इतना आया और एक भाग इतना है। जब इसी को हम 4 भाग करें तो एक भाग ये हो गया, ये 4 भाग। अब देख रहे हैं ये छोटा हो गया, आप क्या होगा, छोटा हो गया। तो पहले 2 भाग में था, एक भाग बड़ा आ रहा था, 4 भाग किए, एक भाग छोटा है। तो जितने अधिक भाग में डिवाइड करेंगे तो उनके बीच की डिस्टेंस एक खंड से दूसरे खंड के बीच की होगी दूरी कम हो जाएगी। वही चीज यहाँ पे है, ये हमारी पहली एक डिस्टेंस थी और इसको 100 बराबर भाग में डिवाइड कर दिए। तो एक भाग हमारा क्या होता है, वो एक भाग जो होता है हमारा किसके बराबर होता है, 1 डिग्री सेल्सियस से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिग्री सेल्सियस। फारेनहाइट क्या होता है, तो फारेनहाइट क्या होता है, इसी डिस्टेंस को हम क्या करें, 180 भाग में डिवाइड कर दें। तो आपको मालूम है इसका और छोटा भाग मिलेगा, यानी ये दूरी जो आएगी वो और छोटी होगी। तो इसका एक भाग जो होगा, एक भाग होगा ये 1 फारेनहाइट के क्या होगा, 1 फारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। क्या होगा, 1 फारेनहाइट के बराबर हो जाएगा। यानी 100 भाग और ये 180 भाग दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो ये सेंटीग्रेड हो गया, फारेनहाइट हो गया। केल्विन क्या होगा, इसी दूरी को हमको केल्विन बदलना है।
तो 273 भाग में इसको डिवाइड कर दें। केल्विन को हमारा डिग्री सेल्सियस था, ये हमारा फारेनहाइट है। हमने क्या कहा कि जब डिग्री सेल्सियस में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 से, और फारेनहाइट में हम इसको इसी डिस्टेंस को 180 भाग में डिवाइड करें तो इसका जो 0 होगा ये हमारा किससे स्टार्ट होता है, ये 32 से स्टार्ट होता है। और 32 से जब 180 भाग में हम डिवाइड करेंगे तो ये वाला भाग कितना हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 180 ये 32 को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 212, ये हो जाएगा 212। यानी डिग्री सेल्सियस में 0 वाला जो पैमाना होता है फारेनहाइट में कितना होता है, 32 के बराबर होता है, और ये जो 100 होता है ये 212 फारेनहाइट के बराबर होता है। इस चीज को आपको ध्यान करना है। दूसरी बात, डिग्री सेल्सियस को कितने भाग में डिवाइड करते हैं, तो 100 भाग में, और फारेनहाइट को कितने भाग में, तो 180 भाग में डिवाइड करते हैं। कितने भाग में, 180 भाग में। ठीक इसी तरह हमारा क्या होगा, केल्विन में हम यूज करेंगे। केल्विन में क्या होता है, तो आप केल्विन देखेंगे, यही हमारा डिस्टेंस है, यही हमारा डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारी सेम है, और सब में डिस्टेंस सेम नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, हमको किसमें निकालना है, केल्विन में, ये फारेनहाइट और केल्विन में। तो केल्विन में हम क्या करेंगे, इसको भी 100 भाग में डिवाइड करेंगे, इसको 100 भाग में, तो इसको भी 100 भाग में हम डिवाइड करेंगे, 100 भाग में डिवाइड करेंगे। और इसका जो 0 है डिग्री सेल्सियस वाला, ये हमारा 273 से स्टार्ट होता है, 273 केल्विन से स्टार्ट होता है। और जब 273 से स्टार्ट होता है और ये 100 भाग है, कितने भाग है, 100 भाग है, तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये 273 में जब 100 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 373 केल्विन। तो यहाँ से आता है कि 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के बराबर होता है, तो 273 केल्विन के बराबर होता है। 100 डिग्री सेल्सियस किसके बराबर होगा, तो 373 केल्विन के बराबर होगा। फारेनहाइट में देखा जाए तो 32 वाला किसके बराबर है, 273 केल्विन के बराबर है, और 212 फारेनहाइट जो है 373 केल्विन के बराबर है। चौथा हमारा क्या है, र्यूमर है। तो र्यूमर में क्या करेंगे, यही चीज हमारा क्या करेंगे, र्यूमर में ये हमारा डिस्टेंस वही रहेगी, हमको र्यूमर में निकालना है। तो र्यूमर में हमारा ये 0 ही होगा, और इसको हम क्या करेंगे 80 भाग में डिवाइड करेंगे। पहले हम 100 भाग में इसको सेल्सियस में कन्वर्ट करें, इसको 80 भाग में डिवाइड करेंगे, तो इसका जो एक भाग आएगा वो 1 र्यूमर के बराबर होगा। ये 80 र्यूमर हो जाएगा, वो 0 र्यूमर है, ये हमारा 0 र्यूमर है, इसका एक भाग 1 र्यूमर का आएगा। ये टोटल 80 भाग में डिवाइड होता है। ये हमारा चारों चीज हो गया। अब यहाँ से क्या होता है, पूछता है कि र्यूमर में कितने भाग होते हैं, तो 80 भाग होते हैं। केल्विन में कितने भाग होते हैं, तो 100 भाग होते हैं। डिग्री सेल्सियस में कितने भाग में डिवाइड होता है, तो 100 भाग में डिवाइड होता है। और फारेनहाइट कितने भाग में डिवाइड होता है, तो 180 भाग में डिवाइड होता है। दूसरा क्वेश्चन कि र्यूमर का सबसे नीचे पॉइंट कितना होता है, तो 0 होता है, और हाईएस्ट पॉइंट कितना होता है, तो 80 होता है। केल्विन में निचला सबसे नीचे पॉइंट, लोअर पॉइंट क्या होता है, 273 होता है, हाई पॉइंट कितना होता है, तो 373 होता है। डिग्री सेल्सियस में लोअर पॉइंट 0 होता है, और हाई पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। केल्विन में करेंगे तो लोअर पॉइंट 32 होता है, और हायर पॉइंट 212 होता है। ये चीज हो गया। अब हम क्या करेंगे, इनमें संबंध निकालेंगे। क्या करेंगे, इनमें संबंध क्या होता है कि फारेनहाइट, र्यूमर, केल्विन में संबंध क्या होता है, क्या देखेंगे हम, सेंटीग्रेड यानी डिग्री सेल्सियस, डिग्री फारेनहाइट, डिग्री केल्विन तथा डिग्री र्यूमर में संबंध। क्या संबंध, यह देखना है। ये डिग्री सेल्सियस है, डिग्री फारेनहाइट है, डिग्री केल्विन है, और डिग्री र्यूमर में संबंध आपको निकालना है। तो ये क्या होता है,
डिग्री सेल्सियस अपान, इसको कितने भाग में डिवाइड करते हैं? 100 भाग में। तो डिग्री सेल्सियस अपान 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर? सब बराबर करेंगे, क्योंकि हम यहाँ सब दूरी क्या लिए? बराबर लिखे, तो सबको बराबर है। फारेनहाइट लिखेंगे, फारेनहाइट, और ये कहाँ से स्टार्ट है? ये 32 से स्टार्ट है, तो हम क्या करेंगे? इसमें से 32 घटा देंगे। क्या करेंगे? 32 घटा देंगे, और नीचे क्या लिखेंगे? नीचे जितने भाग में डिवाइड करते हैं, तो 180 भाग में डिवाइड करते हैं, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 180 हो जाएगा। हमारा क्या है? केल्विन है, तो हम क्या करेंगे? केल्विन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? केल्विन। और ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो 273 से स्टार्ट हो रहा है, हम क्या करेंगे? इसमें से 273 घटा देंगे, और कितने भाग में डिवाइड है? 100 भाग में, तो इतना लिखेंगे। ठीक है। और रीमर को क्या लिखेंगे? वो रीमर को हम लिखेंगे रीमर, और ये हमारा स्टार्ट कहाँ है? 0 से, तो यहाँ 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, और कितने भाग में? तो 80 भाग में डिवाइड होगा। ठीक है। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। सबको डिस्टेंस बराबर है, इसका मतलब सबको हम क्या करेंगे? बराबर रखेंगे। ठीक है। चारों चीज को लिखेंगे, डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन और रीमर, चारों पैमाना हो गया। अब हम क्या करेंगे? जो चीज जहां से स्टार्ट होता है उतना घटा देंगे। डिग्री सेल्सियस 0 से स्टार्ट होता है, तो इसमें 0 घटाएंगे तो डिग्री सेल्सियस आएगा। फारेनहाइट 32 से स्टार्ट होता है, तो 32 घटा देंगे। केल्विन 273 से स्टार्ट होता है, 273 घटा देंगे। और रीमर हमारा 0 से स्टार्ट होता है, 0 घटाएंगे तो वही आएगा। अब जितने भाग में डिवाइड करते हैं सबको लिख देंगे, यही आपका संबंध हो जाएगा। ठीक है। इसको और छोटा क्या कर सकते हैं? ये देख रहे हैं नीचे हमारी जो संख्या है, ये हमारा 20 से डिवाइड हो रही है। सब संख्या क्या रही है? 20 से डिवाइड हो जा रही है, तो 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस अपान 5, ये हो जाएगा F माइनस 32, यानी डिग्री फारेनहाइट बढ़ते, ये हो जाएगा 9 हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? डिग्री केल्विन माइनस 273 बटे ये 5 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? ये डिग्री रीमर बटे ये हमारा डिवाइड करेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हमारा दूसरा रिलेशन निकल जाएगा, ये चारों में। ये हमारा पहला हो जाएगा, ये दूसरा हो जाएगा। ये पहला और ये दूसरा, आप किसी एक को रख के आप मान निकाल सकते हैं। इस पे क्वेश्चन जो आता है, एक पैमाने को दूसरे पैमाने में चेंज करने को आता है। अब वो डिग्री सेल्सियस है, फारेनहाइट में बदलना है, तो केवल इन्हीं दोनों को लेंगे, बाकी छोड़ देंगे। अगर फारेनहाइट को केल्विन में चेंज करना है, तो फारेनहाइट और केल्विन वाला लेंगे। डिग्री सेल्सियस को रीमर में बदलना है, तो डिग्री सेल्सियस वाला और रीमर वाला लेके बराबर करके हल करेंगे। यानी दो पैमाने में आपको संबंध निकालना आता है, तो जिसका जिसके मध्य संबंध निकालना है, इन्हीं दोनों को लेकर आप क्या करेंगे? पैमाने को लेकर आप उसको सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। एक दो क्वेश्चन सॉल्व करके हम बता रहे हैं आपको कैसे सॉल्व करेंगे। टेम्परेचर को, एक टेम्परेचर को दूसरे टेम्परेचर में कैसे कन्वर्ट कर देंगे। जैसे हमको निकालना है कि -40 डिग्री सेल्सियस, क्वेश्चन है -40 डिग्री सेल्सियस ये कितने केल्विन के बराबर होगा? कितने केल्विन के बराबर होगा? तो यहाँ क्या है? डिग्री सेल्सियस है, और यहाँ क्या है? केल्विन है। तो आप इन्हीं दोनों पैमानों को लेके हल करेंगे। तो ये डिग्री सेल्सियस वाला है और ये केल्विन वाला है, इन्हीं दोनों को लेकर हल करेंगे। आप ले लीजिए इनमें संबंध क्या होता है, तो देख लीजिए। आप क्या लिखेंगे? डिग्री सेल्सियस वाला हमारा क्या है? डिग्री सेल्सियस अपान 5 है, और केल्विन वाला क्या है? K माइनस 273 बटे 5 है। कितना दिया है? -40 दिया है, तो डिग्री सेल्सियस की जगह -40 रखेंगे बटे 5 रखेंगे, इक्वल टू K माइनस 273 बटे 5 रखेंगे। ये 5 से 5 कट जाएगा, ये इधर आके जुड़ जाएगा, इधर क्या आएगा? प्लस हो जाएगा। तो K इक्वल टू हो जाएगा -40 और प्लस 273, तो यहाँ से K बराबर कितना हो जाएगा? ये घट जाएगा, ये आ जाएगा 200 कितना हो जाएगा? ये 33 हो जाएगा। 33 डिग्री केल्विन हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 233 डिग्री केल्विन, ये आपका केल्विन में मान हो जाएगा। ठीक है। इस तरह डिग्री सेल्सियस को आप केल्विन में चेंज कर लेंगे। एक क्वेश्चन और लेते हैं।
जैसे हम कहें कि 80 केल्विन कितने रीमर के बराबर होगा, कितने रीमर के बराबर होगा। तो केल्विन और रीमर वाला आप रखेंगे तो हमारा होता है K माइनस 273 बटे ये कितना होता है 5 होता है, और रीमर होता है R/4 होता है। आपको केल्विन कितना दिया है 80 दिया है, यहाँ से क्या करेंगे 80 माइनस 273 बटे 5 इक्वल टू R/4 रखेंगे, R/4 रख देंगे। इसको हल कर देंगे, इसको घटा देंगे तो जितना आएगा इसमें 4 से गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा रीमर जो आपका आ जाएगा ये 80 माइनस 273 और ये 4 इसमें गुणा हो जाएगा, गुणे 4 हो जाएगा और बटे 5 हो जाएगा। इसको हल कर देंगे, ये आपका डिग्री रीमर में निकल जाएगा। इसी तरह आपको फारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो इन दोनों पैमानों को लेके हल कर लेंगे। इस तरह हम टेम्परेचर को एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिए। धन्यवाद।